नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे थे और बिना फॉर्मूले के मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसका सम निकाल सकते हैं, और बहुत अच्छे लॉजिक जो हमने वहां से निकाले थे उन सारे लॉजिक्स का हम यूज आगे के आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में जो लॉजिक बने हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे के चैप्टर्स के लिए। तो भाई, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको आप अच्छे से सीखने की कोशिश करें, और आगे के चैप्टर्स में मैं ये चीजें आपको बताऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये बात बताई गई थी पहले। ठीक है। और अगर पिछले क्लास आपने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो भी चलिए, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि किसी एपी का एक टर्म आप मानो, तो आप क्या मानते हो? भी मैं कहूँ कि एक एपी का एक टर्म है, तो आप क्या मान लेते हो? उसको ए मान लेते हो। जैसे अज्यूम कर लिया मैंने कि एक टर्म ए है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दो टर्म मानो, तो आप क्या कहोगे? दो टर्म कैसे मानेंगे? एक ए हो गया और एक क्या हो गया? ए प्लस डी हो गया। एक तो हम ऐसे मान सकते हैं, जो कि नॉर्मल है कि दो टर्म मैंने मान लिया। लेकिन भाई, जब इन दोनों टर्म को आप सोल्व करेंगे ना, तो देखो, आपके पास ऐसा कुछ निकल ही नहीं रहा। जैसे ए है और ए प्लस डी है। लेकिन अगर मान लो इसी टर्म को मैं ऐसे मान लेता कि एक ऐसे ले लेता कि ए माइनस डी, और एक ले लेता ए प्लस डी। भाई, ले तो ऐसे भी सकता हूं। देखो, ए माइनस डी है और इसमें देखो टू डी जुड़ रहा है, तो ऐसे आगे फिर से टू डी जुड़ जाएगा, तो आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ऐसे भी हो सकता है। तो भाई, आप क्या करेंगे? एक तो आप दो टर्म है उनको इस तरीके से मान सकते हैं जो मैंने ऊपर माना कि ए और ए प्लस डी। एक हम ए से भी मान सकते हैं। लेकिन हम जब भी किसी एपी के दो टर्म एज्यूम करेंगे ना, तो इस तरीके से एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों टर्म को जोड़ देता हूं ना, तो आप देखो क्या निकल कर आएगा। डी से डी कैंसिल हो गया, सिर्फ टू ए बच गया। जैसे मान लो मैं कह दूं कि दो टर्म्स का सम 10 है, तो टू ए बराबर 10 आ गया। तो यहां से हम एक वेरिएबल निकाल सकते हैं, ए बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो आपसे तीन टर्म पूछ लेगी, तीन टर्म कैसे निकालेंगे? तो तीन टर्म में कैसे मान सकता हूँ? एक तो ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। एक में मान लेता हूँ कि ए माइनस डी, और एक मान लिया ए, और एक क्या मान लिया? ए प्लस डी। तो देखो क्या हुआ, इसमें मैंने डी ऐड कर दिया। तो जैसे ही डी ऐड किया तो वो डी से एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, फिर से डी ऐड कर दिया। तो तीन टर्म ऐसे मानूंगा ना, तो जैसे इनका सम करेंगे तो देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? सिर्फ थ्री है। और अब इसके इक्वल टू कुछ भी दिया, मान ले 33 दिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती है? 11 आ जाती है। समझ रहे हैं? तो हम तीन टर्म को ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। तो भाई, ये होता है एपी में टर्म्स को एज्यूम करना। ऐसे हम टर्म्स को एज्यूम करते हैं, इस तरीके से एज्यूम करते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, तो सोल्व करने में आसानी रहते हैं उन क्वेश्चंस को। तो भाई, जब भी आपके पास कभी एपी में आए ना, कि मान लो कोई दो टर्म दे रखे हैं कि टू टर्म्स, ठीक है, तो आपको ऐसे कोई दो टर्म्स मान लीजिए एपी में दे रखा, तो आप उनको क्या मानेंगे? एक को मैंने ए माइनस डी मान लिया, और एक को मैंने क्या मान लिया? ए प्लस डी। और अगर आपसे थ्री टर्म्स इसमें मान लीजिए दिया हुआ कि इसके थ्री टर्म्स ये हैं, तो आपको थ्री टर्म्स पूछे तो आप क्या कहेंगे? एक हो गया ए माइनस डी, और एक हो गया ए, और एक क्या मान लेंगे? ए प्लस डी। इस तरीके से तीन टर्म एज्यूम करेंगे। और अगर मान लीजिए फोर टर्म्स दे रखे, तो आप क्या करेंगे? ए माइनस थ्री डी और ए माइनस डी, और क्या आ जाएगा भाई? एक आ जाएगा ए प्लस डी, और एक क्या आ जाएगा? ए प्लस थ्री डी। अब ये मैंने कैसे माना देखना। इसमें मैंने क्या किया? यहाँ से टू टर्म ऐड किया, मतलब टू डी ऐड कर दिया। फिर से यहाँ से कितना हुआ? टू डी ऐड हो गया, फिर से कितना हुआ? टू डी। अरे, एपी का मतलब तो यही होता है ना कि उसका डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए। कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जब वो सब में इक्वल होगा तभी तो एपी बनेगा। तो मैंने सबका गैप क्या दे दिया? टू टू दे दिया। तो चार टर्म ऐसे मान लिए गए, और इसी तरीके से आगे के जो पांच टर्म दे रखे हैं, तो वो भी इसी तरीके से आगे मानते चले जाएंगे। बस आपको एक गैप है वो इक्वल दिखाना, और कुछ टर्म प्लस की, आधे टर्म प्लस के होने चाहिए, आधे टर्म माइनस के, ताकि वो माइनस वाला कट जाए। देखो, जैसे मैं इन सबको जोड़ता हूँ ना, तो जैसे इनको जोड़ूंगा तो देखो डी तो तीन डी प्लस का, तीन डी माइनस का, डी प्लस डी माइनस, तो कैंसिल हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो जैसे ही कैंसिल हो जाता है ना, तो क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है। इसलिए हम इसको ऐसा मान लेते हैं। और एक अगला पॉइंट, अब आपने तो सबने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पे लिखा हुआ कि ए प्लस बी और लिखा हुआ ए माइनस बी। अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख रखा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, उसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी। अलजेब्रा का बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये छोटी सी चीज है। इस पर आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन, भाई बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन, आप सोल्व करें इसको। क्या कह रहा है कि देर आर फोर टर्म्स इन एन इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग यानी एक बढ़ती हुई अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में। बढ़ती हुई का मतलब वो जैसे माइनस नहीं हो रही। जैसे एक तो मान लीजिए ऐसे 14, 12, 10 इस तरीके से डिक्रीज हो रहे, एक बढ़ती है। जैसे मैंने मान लिया 2, 4, 6 ऐसे एक इंक्रीजिंग एपी होती है, एक डिक्रीजिंग। तो कह रहा है कि इंक्रीजिंग एपी है, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, जो कॉमन डिफरेंस है
वो पॉजिटिव है, बढ़ रही है ना भाई, इंक्रीजिंग है, बढ़ती हुई, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। देयर आर 4 टर्म्स इन एन इंक्रीजिंग एपी सच दैट देयर सम इज 124, यानी एक एपी के 4 टर्म है जिनका सम दे रखा है 124, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 128 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। दूसरे तथा तीसरे पद का गुणा पहले तथा चौथे पद के गुणा से 128 ज्यादा है, यानी दूसरा और तीसरे टर्म को जब गुणा करेंगे ना तो वो जो आएगा ना वो किससे ज्यादा आएगा, फर्स्ट और फोर्थ को जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे 128 ज्यादा आएगा। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो पहली और तीसरी टर्म का सम बताओ। अब भाई देखो इसने 4 टर्म दिए और उनका सम इतना दे रखा। अभी मैंने आपको बताया कि 4 टर्म कैसे मानेंगे, तो आप क्या कहेंगे, a माइनस 3d, ये मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड क्या हो गया a माइनस डी, और थर्ड क्या हो गया अभी a प्लस डी, और फोर्थ बोलना कितना हुआ है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अब ये इसके 4 टर्म हो गए। अब इसने कहा इनका सम करेंगे, तो जैसे ही सम करेंगे तो डी डी कट जाएगा, बचेगा कितना भाई 4a इक्वल टू कितना आ गया 124, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई बताना 31, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 31। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू तो भाई निकल कर आ गई, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। अब इसने क्या बोला है कि सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a माइनस डी और a प्लस डी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। ये है ना, ये फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या है a माइनस 3d और a प्लस 3d, तो मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा 9d स्क्वायर। अब ये जो टर्म आए ना, ये वाला है ना, ये इससे ज्यादा है कितना 128, यानी इसमें से अगर ये घटा देता हूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है 128, ये क्वेश्चन ने कहा है। अब जैसे ही सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और प्लस कितना आ गया 9d स्क्वायर बराबर 128। अब देखो a से तो कैंसिल हो गया और 8d स्क्वायर यानी d स्क्वायर बराबर 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भी प्लस माइनस 4, d की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 4, यानी प्लस 4 भी हो सकता है माइनस 4 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने सबसे पहले यही तो बोला था कि ये इंक्रीजिंग एपी यानी बढ़ती हुई जो है प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो जब बढ़ती हुई प्रोग्रेशन है तो भाई इसका कॉमन डिफरेंस होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी सिर्फ क्या बनेगा इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव प्लस 4। अब आपसे कौन सा पूछा था, आप मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड का सम, यानी कि आप फर्स्ट तो कितनी है a माइनस 3d और थर्ड कितनी है अभी a प्लस डी प्लस a प्लस डी, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a आ गया और माइनस कितना आ गया अभी a माइनस डी, तो 2a माइनस डी आ गया, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 31 और d कितना है 4, तो 31 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो कितना आ गया 54, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इसका लॉजिक समझ आना चाहिए। जो क्वेश्चन ने बातें बोली थी वो मैंने ऐसी कैसे अप्लाई कर दी, समझ रहे मेरी बातों को। तो एपी के जो टर्म्स है वो किस तरीके से मानते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाते हैं। 3 टर्म हो तो वो कैसे मानते हैं, 2 टर्म हो तो कैसे मानते हैं, ठीक है। 1 टर्म तो हम ए मान ही लेते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल क्वेश्चन ने जो बोला वो मैंने किया। अब देखना यहां से ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है। अभी एसएससी के एग्जाम में आया था कि इफ द सम ऑफ 8th and 9th term of an AP is equal to sum of 15th, 16th and 17th term of the same AP, then find 31st term of the AP। तो उस AP का एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, उसका 8वां और 9वां पद है ना, उनका जो योग है ना वो बराबर है 15वें, 16वें और 17वें पद के। तो बताओ इसका 31वां पद क्या है। तो इसने क्या बोला, साफ साफ कहा कि T8 और प्लस T9 जो है ना वो किसके इक्वल दे रखा है, वो इक्वल दिया हुआ है T15 प्लस T16 और प्लस किसके दिया हुआ है T17 के इक्वल दिया हुआ है। तो अब देखो आप T8 किसी एपी का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T8 क्या हो जाएगा भाई a प्लस 8 माइनस 1 यानी 7d और प्लस से क्या हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा n माइनस 1 9 माइनस 1 यानी 8d इक्वल टू ये क्या बनेगा a प्लस 14d और ये क्या बनेगा भाई a प्लस 15d और ये क्या बन जाएगा बताना a प्लस कितना हो जाएगा 16d। अब जैसे आप सोल्व करेंगे तो 2a से तो 2 कैंसिल हो गए इधर, और ये 7d और 8d 15d से 15d कैंसिल हो गया, यानी 14d और 16d और a आ गया। मतलब आपके पास क्या आ गया a प्लस 30d जो है वो कितना आ गया 0। ये आपके पास इस क्वेश्चन से वैल्यू निकल कर आई। और अब आपसे पूछा कि 31st टर्म,
देखो 30 फर्स्ट टर्म T31 क्या होता है अभी, वो होता है a प्लस एन माइनस वन यानी 30d, और इसके बराबर कितना दिया हुआ आपको, जीरो, आपने जो निकाला आंसर हो गया जीरो। अगर इस क्वेश्चन में 31st टर्म यानी 31वें टर्म के अलावा कोई और टर्म पूछा होता ना इसने, मान लीजिए 32वां टर्म पूछ लेता, तो हम नहीं निकाल सकते थे। आंसर क्या निकल कर आता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बातों को? क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन ही आई है, जब आपने क्वेश्चन को सोल्व किया ना तो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन निकली, इसमें ए और डी दो अलग अलग वैल्यू आ गए। अब हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, तो हम ए और डी अलग अलग नहीं निकाल सकते। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा ही सीधा यही था कि आप मुझे इसका 31वां पद बताओ। तो जब आपसे 31वां पद पूछा ना, तो वो क्या होता है, सीधा होता है a प्लस 30d, और उसके बराबर तो दिया हुआ ही जीरो है, तो इसका 31वां टर्म कितना आ गया, जीरो। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि तो बताइए, इस तरीके से बराबर दिया हुआ है कि द 8th टर्म एंड 9th टर्म का सम है वो 15, 16, 17 के इक्वल है, देन विच, तो कहेगा कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसका सम है वो जीरो है, मतलब कौन सा टर्म है जो जीरो है, तो वो भी हम बता सकते हैं। आपके पास ये निकल कर आ गया ना, ये कोई टर्म है जो जीरो आया है, तो आपको पता है कौन सा टर्म होता है, ए प्लस एन माइनस वन, यानी कितना होता है भैया, T31 होता है, जीरो दे रखा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था। अब ये तो एसएससी ने पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा, ऐसे भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन दे रखा है। देखो, if the sum of 7th and nth term of an AP is equal to 13, 14, 17, 19th term, then find the 24th term, तो 24वां टर्म बताओ। तो इसने कहा कि T7 यानी 7वां पद प्लस T8 ये बराबर है किसके, T13 प्लस T14 प्लस T17 प्लस कितना आ गया, T19, इसके बराबर है। तो ये क्या बनेगा अभी बोलना, ये बनेगा a प्लस 6d, और ये क्या बनेगा, a प्लस 7d, और बराबर कितना आ गया, a प्लस 12d, और प्लस ये कितना आ गया, a प्लस 13d, और प्लस ये कितना आ गया, a प्लस 16d, और ये कितना आ गया, a प्लस 18d। ये मैंने इसको सीधा सीधा लिख लिया। अब a से दो a से तो दो a कैंसिल हो गए, और 6 और 7 कितना होता है, 13, तो 13d से 13d कैंसिल हो गया, 12 और 16 और 18, तो 12 और ये तो कितना होगा 30, और ये 16 कितना आ गया 46, यानी कि आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 2a प्लस 46d इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो बताना a प्लस 23d बराबर कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड तो बचा 0 रह जाएगा, तो ये इसके बराबर आपके पास वैल्यू 0 निकल कर आई। ये आपके क्वेश्चन से निकल कर आया। अब आपसे पूछा गया मुझे बताना 24th टर्म कितना है, तो 24th टर्म कितना होता है, T24 होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी 23d, और जिसकी वैल्यू कितनी है 0। अगर इस 24 की जगह कुछ भी चेंज कर देता ना, तो आपका आंसर क्या आता भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम इसको निकाल ही नहीं सकते, डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितना आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इजी से क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो, अगर ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको समझ आए तो मैं अब आगे, पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी वो मैं फिर से बताता हूँ। ये देखो भैया, ये देखना, एक ही क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछा था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स देन ऑफ द सेम एपी, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द एपी। किसी समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग उस समांतर श्रेणी के पहले 18 पदों के योग के बराबर है, तो समांतर श्रेणी के पहले 30 पदों का योग बताओ। तो एक तो इसने क्या कहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे बताता हूं कि S12 बराबर हो गया किसके, S18 के, ये इसने साफ साफ कहा है, ठीक है। तो एक तो मैं उसी तरीके से बताता हूं जो मैंने बताया था कि सम, जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम होता है वो क्या होता है, n इंटू एवरेज। तो 12 टर्म का सम, ये नहीं पता तो आप पिछली क्लास में जाके देखें, उसमें मैंने इसको पूरा एक एक इसका पॉइंट बताया, यही एक फॉर्मूला, इसी को एक मैंने डिफाइन करने के लिए पूरी क्लास ली थी। तो S12 यानी पहले 12 टर्म का जो सम बनेगा वो क्या बनेगा, n इंटू एवरेज, यानी 12 इंटू एवरेज। तो 12 है तो 12 का एवरेज क्या बनेगा भाई, फर्स्ट प्लस 12 यानी 13, यानी t कितना बनेगा 6.5 बराबर S18। तो 18 इंटू कितना बन जाएगा, 1 प्लस 18 एंड 19, 19 का आधा कितना बनेगा t 9.5। सही बोलने लग रहा हूं? तो अब देखो, आप बताना है, कट जाएगा 6 से 2 बार, और 6 से कितनी बार कट गया, 3 बार। अब आप इसको लिख लीजिए,
2 इंटू, अब मुझे बताना इसका nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन, यानी कितना बनेगा 5.5 माइनस वन, और ये 6.5 माइनस वन, ये क्या हो जाएगा इंटू डी, और बराबर क्या बनेगा भाई 3 इंटू 9.5 इंटू डी, यानी कितना बनेगा ये बन जाएगा a प्लस एन माइनस वन यानी 8.5 और इंटू कितना बन जाएगा डी। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। चलिए अब देखना, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2a प्लस 11d, और ये कितना बन जाएगा 3a, और प्लस कितना बन जाएगा 24 और एक 25.5 डी। ठीक है, तो ये इधर निकल कर आएगा तो बोलना क्या बनेगा भाई a प्लस ये 11 इसमें से निकलेगा तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 0.5 तो आना ही आना है, और फिर कितना बन जाएगा इसमें से 11 तो 4, और ये कितना होगा 14.5 डी इक्वल टू कितना आ गया भाई ये 0। कोई दिक्कत है किसी को? फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स। हाँ ठीक है, चलो तो ये इक्वल टू आ गया 14.5 डी। ठीक है, अब देखना भाई a प्लस 14.5 डी इक्वल टू आपके पास निकल कर आ गया 0। अब देखना इधर आपसे पूछा है कि आप मुझे सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म बताओ, यानी S30 बताओ कितना होगा, तो कितना बनेगा n इंटू एवरेज, और फर्स्ट 30 टर्म जो होता है उनका एवरेज क्या होता है T1 प्लस 30 यानी 31, यानी क्या बनेगा ये बन जाएगा, इसका कौन सा टर्म बनेगा T फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 और 30, 31 का आधा कितना होता है अभी बोलना, 31 का आधा बनता है 15.5, तो ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 30 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस 30, ये कितना होता है n माइनस वन, यानी कितना बनेगा 14.5 और d, और इसकी वैल्यू आपके पास अभी निकल कर आई है, कितनी आई है भाई 0, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 30 इंटू 0, मतलब कितना हो गया भाई, सॉरी 0 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, तो ये क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से हम सोल्व करेंगे जो मैंने आपको बात बताई थी, या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो मैंने आपको बताया था, या फॉर्मूला नहीं लगाते तो आप ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, और अगर ये लॉजिक भी ना लगा देना तो एक लॉजिक और बताया था मैंने, अगर आपका थोड़ा बहुत दिमाग काम करता है तो आप उस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से सोल्व किया तो आप यही तरीका अप्लाई करें, बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अब एक तरीका मैं और बता देता हूँ इसको सोल्व करने का, वो देखना, इसका आंसर आ गया 0। तो एक और तरीका देखो भाई आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसने क्या बोला है कि इसके फर्स्ट 12 टर्म का सम इक्वल है किसके भाई, फर्स्ट 18 टर्म्स के। तो आप मुझे बताना फर्स्ट 18 टर्म में भी क्या फर्स्ट 12 टर्म आएंगे। इसने कहा कि T1 प्लस T2 प्लस ऐसे करके, और T12 ये इक्वल है T1 प्लस T2 और प्लस T12 प्लस T13 और प्लस T18 के। तो बताना ये 12 टर्म ये इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा भी T13 प्लस T14 प्लस डॉट डॉट कितना बन गया T18 बराबर कितना आ गया बताना भाई, तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ कि 13 से लेकर 18 तक के जो टर्म है ना उनका सम कितना है 0। तो ये एपी के टर्म है, और एपी के अगर आप एपी को बीच में से कहीं से भी हटा देते हो ना तो भी वो एपी रहते। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये टर्म भी तो एपी में रहेंगे भी, तो एपी के रहेंगे, तो एपी का इसने सम 0 बताया, तो एपी है 13 से लेकर 18 तक। तो मुझे बताना इसका जो सम होता है वो क्या होता है, ये कितने टर्म है n इंटू एवरेज, यानी 6 इंटू एवरेज बोलना जरा कितना है, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2, तो 13 और 18 कितना होता है 31, तो 31 यानी कितना बनेगा T13 प्लस T कितना बन गया 30, एक सेकेंड T18 बाई कितना बन गया 2, और ये कितना दे रखा है 0। अब बताना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एवरेज क्या बनेगा 13 और कितना बन जाएगा, ये 6 तो उधर चला जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 बन जाएगा उधर जाके, ये डिवाइड होगा तो वो 0 ही रह जाएगा। तो ये कितना 31 का हाफ कितना होता है T14 पॉइंट कितना बन गया 5, सॉरी 15.5, और ये कितना दे रखा है 0। तो आपके पास 15.5 जो टर्म है वो कितना आ गया 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया a प्लस एन माइनस वन यानी 14.5 डी बराबर कितना आ गया भाई 0। और आप जैसे उस एवरेज में रखेंगे तो उसमें भी क्या आएगा T13 वाले में, तो इसकी वैल्यू 0, तो वो भी पूरा कितना बना देगा 0। एक तरीका ये भी था, इससे भी आप सोल्व कर सकते थे। ये भी मैंने आपको बताया था कि जिन टर्म का सम इक्वल होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये मान लीजिए ऐसे, इनका आप एवरेज बताओ क्या है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था T1 T2 ऐसे करके मैंने T13 तक बताया था। मुझे बताओ इसमें इसका एवरेज कितना होगा T1 प्लस T13 बाई 2, और अगर मैं इसमें 7 ले तो बताना इसके साथ में क्या रखूंगा, तो आप कहेंगे 1 और 13 का सम कितना है 14, और जिन टर्म का सम 14 होगा ना वो सारे क्या होंगे एवरेज, तो T7 के साथ में क्या रखना पड़ेगा T7,
तो ये इसका एवरेज बन जाएगा। लास्ट क्लास में जाके देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो चलो भाई इस अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसने क्या कहा कि S15 इक्वल टू 150 और S25 इक्वल टू 200, तो Sn बराबर 0, तो फाइंड n। तो n का मान बताओ। S का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP इज 150, यानी किसी समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योग 150 है और पहले 25 का 200 है, तो Sn बराबर 0 है, तो n का मान बताओ। यानी किन n पदों का सम 0 हो जाएगा। तो S15 देखना, S15 क्या होता है, n इंटू एवरेज। तो 15 का एवरेज कितना बनेगा, T1 प्लस T15 यानी T8 बराबर कितना बन गया भाई 150। यानी यहाँ से T8 की जो वैल्यू निकल कर आए, बोलना जरा कितनी आएगी, T8 की वैल्यू निकल कर आएगी 10। और फिर क्या बोला है S25 यानी 25 इंटू एवरेज कितना बनेगा 1 और 25 कितना बन गया 26, हाफ कितना होगा 13 इक्वल टू कितना बन गया 200। तो T13 बराबर कितना आ गया 25 से कितने बार कटेगा 8 बार, तो ये कितना होगा 8। अब इसने कहा कि आप Sn बराबर कितना आएगा 0, तो Sn बराबर आप मुझे बताना Sn बराबर कहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपके पास T8 बराबर 10 हो गया और T13 बराबर कितना हो गया भाई, ये 8 हो गया। अब आपसे क्या कहा है कि आप मुझे Sn बराबर बताओ। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn मतलब सम n, फर्स्ट n टर्म का सम कितना होता है n इंटू एवरेज। एवरेज कितना बनेगा T1 प्लस कितना बनेगा T1 और प्लस कितना आएगा Tn डिवाइड बाई 2, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू, और ये कितना होगा n प्लस 1, तो कितना होगा Tn प्लस 1 और बाई कितना होगा 2। ये भी तो लिख सकता हूँ इसको Tn प्लस 1 बाई 2। अरे यही तो कर रहा था ना मैं एवरेज में, कि फर्स्ट और लास्ट का सम, जैसे मान लो इसका और ये मान लो 13 होता है तो 14 हो जाता, तो हाफ कर देता T7। तो यही तो टर्म है ना। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका सम है ना, वो जो एवरेज है वो कितना, जो सम है वो कितना बनना चाहिए 0। तो भाई n का मान तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एपी में जो टर्म्स है ना वो 0 टर्म्स नहीं हो सकते। किसी भी एपी में, किसी भी सीरीज में 0 टर्म्स नहीं हो सकते। तो n तो ये जो दो नंबर दिए हुए हैं उनका सम, इसने कहा है कि ये प्रोडक्ट है वो 0 दे रखा है, इन दोनों को प्रोडक्ट होके 0 दिया, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता है। तो यही है, जाहिर सी बात है ये 0 रहा होगा। तो कह रहा है कि ये टर्म है ना, ये इसका एवरेज आया और ये कितना दिया हुआ 0। तो मुझे बताओ कौन सा टर्म इसका 0 बन रहा है। तो आप देखो यहाँ से T8 बराबर इतना, T13 बराबर इतना। अब देखो जरा कितने टर्म्स बढ़े, तो आप कहेंगे कि 5 टर्म्स बढ़ गए। तो कितना माइनस हो गया 2। अब मुझे बताओ इसको 0 करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि -8। यानी कि जब 5 टर्म घटते हैं ना, बढ़ते हैं, तो 2 माइनस होता है। तो बताओ कितना करना पड़ेगा -8, यानी 4 से गुणा, यानी प्लस कितना करना पड़ेगा 20t। तो प्लस 20 करेंगे तो इसमें कितना कर दो प्लस 20t, यानी कितना हो जाएगा भाई, इसमें 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो इसका 33 जो टर्म होगा ना वो कितना हो जाएगा 0। यानी ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये होगा T33 n प्लस 1 बाई 2 बराबर आएगा T33। तो इसकी वैल्यू 33 है, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 33। तो यहाँ से जैसे n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा भाई, n बराबर 65, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 65। समझ आ रहा है मेरी बात, मैंने क्या कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 65, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका 65वां जो टर्म है ना वो कितना बनेगा भाई, जो n आएगा वो कितना आ जाएगा 65, मतलब इसके फर्स्ट 65 टर्म का सम कितना बनेगा 0। क्वेश्चन अच्छा था, नहीं समझा एक बार फिर से देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिक समझे इसका, आपको आराम से समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान है। अब एक ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि find the sum of all 2-digit number that when divided by 4 leaves remainder 3। मतलब 2 डिजिट के जितने भी नंबर है ना उनका आप मुझे सम बताओ, जिनको 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर रह जाएं। आप मुझे बताना भाई सबसे पहला नंबर कौन सा है जिसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर रहेगा। तो आप कहेंगे कि 7। फिर कौन सा है, फिर 11। फिर कौन सा है भाई, तो अब इनमें सब में 4 जोड़ते जाओ 15 को कर लो आप, चाहे 4 से डिवाइड, 4 3 12 3 बचेगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, ऐसे ही तो है। और फिर डिवाइड कौन सा होता है 96, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो सबसे लास्ट में कौन सा बनेगा 99। अब इसने कहा कि सिर्फ ये 2 डिजिट के होने चाहिए भाई, 99 से ऊपर जाते हैं तो 3 के हो जाएंगे, और ये 7 भी नहीं चलेगा, यानी ये टर्म भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपसे ये कहा है कि 4 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर बचना चाहिए और 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए। तो ये तो हो गया T1 और ये कितना हो गया T2। अब मुझे बताना कॉमन डिफरेंस जो D बना है वो कितना हो गया भाई, इसका 4, और ये कौन सा टर्म हो गया फर्स्ट A। आपसे पूछा कि आप मुझे इसका सम बताओ,
तो या तो ऐसे कर लो, फॉर्मूला लगा लो, या फिर मैंने कहा था कि एन इंटू एवरेज। समझ रहे हैं मेरी बातों को? लेकिन एन आपके पास एवरेज तो आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, लेकिन एन टर्म्स कितने हैं ये बताओ भाई। तो टर्म्स देखना कितने हैं भाई। पहला टर्म जो दे रखा है ना वो 11 है, दूसरा 15, और सबसे लास्ट का टर्म जो दिया है ना वो कितना है 99। अब ये कौन सा टर्म है 99? इस सीरीज का जो ये एपी चल रहा है इसका कौन सा टर्म 99 है? तो आप कैसे निकालेंगे भाई? आप कहेंगे कि इसका nth टर्म मैंने मान लिया जो tn है ना, tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन, और इंटू कितना होता है d, वो कितना दे रखा है 99। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भी 11, तो 11 उधर जाके घट जाएगा n माइनस वन, और इंटू d बोलना जरा कितना दिया हुआ है d 4, और इसमें से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा 88। यानी कि आपके पास n माइनस वन बराबर कितना होगा, 4 से कितनी बार घट गया 22 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23, यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए 23 इसमें टर्म्स हो गए। सही बोलने लग रहा हूं? तो इसमें टर्म्स 23 हो गए, तो ये कौन सा टर्म है भाई इसका 23 टर्म। अब आपसे इसका एवरेज पूछा था, इसका सम पूछा था, तो सम बताना S23 का जो सम होगा वो कितना बनेगा n इंटू एवरेज, यानी 23 इंटू एवरेज कितना बनेगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यानी फर्स्ट कितनी है भाई 11 और लास्ट कितने 99 और डिवाइड बाई कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया भाई इसका सम। इसका सम आ गया 23 इंटू ए कितना बनेगा 55, जो इसका क्या आंसर है। यानी ये वो टर्म है पहले जो 2 डिजिट के नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, और उनका क्या दिया हुआ भाई ये सम आपने निकाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन का आप लॉजिक समझें और उसको सोल्व करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे गए। ठीक है, तो चलिए भाई अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन को देखना भाई क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द fifth term of AP if first term is 1 and S5 equal to 1/4 S10 minus S5। यानी कि किसी AP का तो फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है भाई 5। ये सबसे पहले लिखा हुआ है कि A बराबर 5 है, और S5 यानी S5 जो दे रखा है ना वो इक्वल है 1/4, या फिर 4 उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा 4 इंटू S5 बराबर कितना हो जाएगा S10 माइनस S5, और S5 और उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा 5 इंटू S5 बराबर कितना होगा S10 के। तो अब आप जैसे इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू S5, पहले 5 टर्म का सम क्या होता है n इंटू एवरेज, एवरेज कितना बनेगा T1 और T5 बाई 2, यानी 1 और 5 6 का, यानी कौन सा टर्म आ जाएगा T3 बराबर कितना होगा S10 बोलना कितना बनेगा। तो आप जैसे S10 कहेंगे n इंटू एवरेज 1 और 10 11 T11, देखो ऐसे तो बनेगा ना, फर्स्ट T1 T2 T3 और ऐसे T10 तक। तो फर्स्ट और 10 कितना बनेगा T11, और ये T11 के T फर्स्ट प्लस T कितना बन जाएगा 10/2 एवरेज होगा, और 11 यानी इसका आप कितना होता है T.5.5 भी इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई, पहले बता रखी है पिछली क्लास में, अच्छे से इनको मैंने समझा रखा। तो चलो इसका एवरेज कितना बनेगा T5.5। अब ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, सही बोलने लग रहा हूँ। तो T3 बराबर क्या होता है 5 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 2D बराबर कितना बनेगा 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस कितना बनेगा 4.5D। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5A प्लस 10D बराबर कितना आ जाएगा 2A प्लस कितना आ गया 9D। यानी यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई भाई वो कितना आ गया, ये आ गया 3A और प्लस कितना आ गया भाई तो D बराबर कितना आ गया 0। अब ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई 3A बराबर 0, 3A प्लस डी बराबर 0। अब ए की वैल्यू बोलना जरा कितनी दी हुई है आपके पास। तो ए की वैल्यू सबसे पहले कहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी ए की वैल्यू 5 नहीं है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है भाई, ये कहा ना यहाँ पे ए की वैल्यू 5 नहीं, ए की वैल्यू दे रखी है इसने 1। 5th टर्म पूछा और फर्स्ट टर्म 1 दे रखा, तो ए की वैल्यू 1 दे दी, यानी कितना बन गया 3 और प्लस डी बराबर कितना बन गया 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो डी की वैल्यू जैसे ही -3 आई, आपसे T5 पूछा था, तो T5 क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी 4D, और बराबर कितना बनेगा ए तो 1 प्लस और कितना बनेगा 4 इंटू -3 यानी माइनस कितना बन जाएगा 12, और आंसर कितना आ गया -11। इसका क्या होगा आंसर होगा। ये क्वेश्चन था, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी घुमाए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। तो भाई ये छोटी छोटी सी बातें थी, और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बताया है। अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई चैप्टर में, आपको बाकी चीजें वो तो ध्यान में रखनी है, लेकिन इस पॉइंट को तो आप ध्यान में रख ही लेना भाई, बहुत जगह पे काम आएगा आपको, बहुत जगह पे।
ज्योमेट्री में बहुत जगह पे काम आएगा। इफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी देन द रेशियो ऑफ साइड्स इज ऑलवेज 3:4:5। यानी किसी भी राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं अगर एपी में है, किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं अगर एपी में है, तो वो जो त्रिभुज होगा ना उसकी साइड का जो रेशियो हमेशा बनेगा ना वो कितना बनेगा, 3:4:5। कोई भी राइट एंगल हो अगर उसकी साइडें एपी में, किसी भी राइट एंगल की साइडें एपी में है ना, तो वो रेशियो कितना बनेगा। जैसे मान लो एक राइट एंगल होता क्या, वो देख लो पहले तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में, हालांकि बताऊंगा। इस साइड का स्क्वायर 3, 4 और 5 मान लो साइड है, तो इन दोनों का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 की स्क्वायर। ये राइट एंगल होता है। तो देख लो चाहे आप इक्वायर है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। जैसे मान लो मैं और दे देता हूँ एक, कि यहाँ से 12 दे देता हूँ, यहाँ से 16 दे देता हूँ, यहाँ से 20 दे देता हूँ। आप देख लो चाहे 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करोगे ना तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 20 के स्क्वायर। तो जब आप इनका रेशियो लोगे ना 12:60:20, तो 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये रेशियो कितना आएगा, 3, 4, 5 आएगा। यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसकी साइडें अगर एपी में है, अगर समांतर श्रेणी में है, तो उनका रेशियो ये श्योर है कि कितना होगा, 3, 4, 5 होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। और भाई अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी क्लास आप डेली मिलती रहेंगी जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करता रहता हूं क्लासों में। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।